पाश्चात्य सैमुअल जॉनसन के अनुसार कोई मूर्खी अर्थोपार्जन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु काव्य सृजन करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन संबंधी धारणा यही उद्घोषित करती है कि कविता का केंद्रीय संकल्प आनंदोपलब्धि कराना और वैचारिक परिष्कार द्वारा जीवन मूल्यों का संकेतन करना है। कविता के कारण ही कवि को यश और अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन काव्य का प्रयोजन स्वतः सुखाय से लोक मंगल की ओर लगातार अग्रसर लक्षित होता है। एक बात और यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि काव्य हेतु के बहाने आचार्यों ने कवि को इस विलक्षणता का मूल्यांकन किया है जिसके फलस्वरूप कविता प्रादुर्भूत होती है। जैसे कि आनंदवर्धन ने अपने ध्यानालोक में कवि को प्रजापति घोषित करते हुए लिखा है कि कवि काव्य रूपी संसार का अनूठा निर्माता है जिसकी इच्छा के अनुसार इस विश्व में बदलाव होते रहते हैं। यह भी सच है कि अगर कवि चाहे तो अपनी कविता के माध्यम से श्रृंगार रस की अविरल धारा प्रवाहित कर दे, चाहे तो रोने वालों के चेहरों पर भी हंसी ला दे, कवि चाहे तो आलसियों में जोश भर दे। ऐसा कवि निजी क्षमता के कारण ही संभव हो पाता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी प्रकट होता है कि कौन सी शक्ति है जो काव्य को अलग बनाती है और कवि जैसे साधारण मनुष्य को असाधारण काव्य सृजन का कौशल्य उपहार स्वरूप देती है। यहाँ हमें यह देखना आवश्यक है कि काव्य हेतु पर जिन आचार्यों ने विस्तृत चर्चा की है उनमें भामा अग्रणी हैं, जिन्होंने अपने काव्यालंकार की विभिन्न कारिकाओं में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु निर्दिष्ट किया है। भामा के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन तो गुरु की कृपा से जड़ बुद्धि भी कर सकते हैं, पर हाँ, कविता का स्फुरण सिर्फ प्रतिभाशाली कवि में ही होता है। यह भी सच है। कवि के लिए लोक शास्त्र और कलाओं का अध्ययन आवश्यक है, जिनकी सहायता से अभ्यास द्वारा साधारण से साधारण कवि भी श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम बन सकता है। दंडी ने भी यही सूचित किया है कि प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास के समन्वय से ही उत्कृष्ट काव्य रचा जा सकता है। शायद दंडी ऐसा मानते हैं कि साधारण कविताएं प्रतिभा के अभाव में ही अध्ययन और अभ्यास के द्वारा लिखी जा सकती है। इसमें हमें यह ज्ञात होता है कि भामा ने प्रतिभा को जितना महत्व दिया था, दंडी ने उसे काव्य का उतना महत्वपूर्ण हेतु नहीं समझा। वामन ने भी काव्य हेतु के लिए लोक और विद्या के अनंतर ही प्रतिभा को स्थान दिया है। वामन के मतानुसार लोक व्यवहार की जानकारी और शास्त्र का अध्ययन अपने अपने काव्य का हेतु नहीं हो सकता, पर हाँ, इनका समन्वित प्रभाव ही कवि कर्म की प्रेरणा जरूर दे सकता है। इसी तर्ज पर रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर और मम्मट ने भी काव्य निर्माण में प्रतिभा के अनिवार्य महत्व को रेखांकित किया है। एक बात यहाँ अवश्य ध्यान देने योग्य है कि रुद्रट ने प्रतिभा को दो उपभेदों में विभक्त किया था, जो कि सहजा और उत्पाद्य है। सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि इसके विपरीत उत्पाद्य अध्ययन और अभ्यास द्वारा व्युत्पन्न होती है। आनंदवर्धन ने कहा था कि प्रतिभावान व्यक्ति कविता के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। राजशेखर ने प्रतिभा को कवयित्री और भव्यत्री दो वर्गों में विभक्त किया था। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि काव्य हेतु संबंधी अपने इस विवेचन में राजशेखर ने प्रतिभा का विस्तृत विश्लेषण किया था और कवि ने रहने वाली स्वाभाविक शक्ति को ही व्यापकता दी थी। यहाँ मैं एक बात और ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि काव्य हेतु विषयक चर्चा ने काव्य शास्त्रियों की इस चिंता को उजागर भी किया है कि वे काव्य की रचना प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्नों का समाधान चाहते थे। इधर अनुभूति, संवेदना आदि को काव्य हेतु के रूप में पहचाना गया है। यह भी सत्य है कि काव्य मूल ही काव्य हेतु है, जिसे युगीन परिवेश के अनुरूप कवि सृजन की प्रेरणा प्राप्त करता है। निश्चय ही काव्य हेतुओं के विषय में चर्चा कई संदर्भों में भिन्न होती है, पर प्राचीन भारतीय आचार्यों द्वारा स्थापित महिमा ज्ञान इससे